स्टूडेंट्स, तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो एम्फेसिस है। एम्फेसिस का मतलब ये है कि जब आप कॉम्पोजिशन के अंदर किसी भी एलिमेंट को रीइंफोर्स करें इस तरह से कि व्यूअर की अटेंशन जो है वो उस तरफ हो जाए, उसको आप एम्फेसिस के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फॉर्म्स, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप किसी पेंटिंग के अंदर या आर्टवर्क के अंदर, उनमें आपने एक कैटेगराइजेशन, एक हायरार्की इस्टेब्लिश करनी होती है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो फोकल पॉइंट होंगे और डोमिनेटिंग होंगे, जबकि कुछ एलिमेंट जो हैं वो सबऑर्डिनेट होंगे, कुछ सब डोमिनेंट होंगे। तो ये जो हायरार्की है उसका मकसद ये होता है कि सर्टन एलिमेंट्स को आप रीइंफोर्स कर सकें विजुअल परसेप्शन में, ताकि व्यूअर जो है उसकी आई की मूवमेंट, उसकी परसेप्शन में वो चीज़ ज़्यादा रजिस्टर हो। जो आर्टिस्ट का इंटेंट होता है इसमें कि वो एक सर्टन एलिमेंट को फोकस करवाना चाहता है या एक सर्टन एलिमेंट की कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसके लिए एम्फेसिस को एज डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो इसको एज डिवाइस यूज़ करने में आर्टिस्ट बहुत सारी स्ट्रेटजीज से काम लेते हैं, जिसमें एक तो है आइसोलेशन, जहां पे आप एक कॉम्पोजिशन के अंदर एक एलिमेंट को आइसोलेटेड दिखा सकते हैं, जिससे जो व्यूअर की अटेंशन है वो फौरन उस आइसोलेटेड आइटम पे चली जाती है। तो आइसोलेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है, एक डिवाइस बन जाती है एम्फेसिस के लिए कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फोकस करवाएं और एक व्यूअर के लिए उसको इम्पोर्टेंट बना दें। इसी तरह से कन्वर्जेंस और लीडिंग लाइंस को यूज़ किया जाता है। जिस तरह से हमने लाइन के जब एलिमेंट को स्टडी किया तो उसमें हमने देखा कि इम्प्लाइड लाइंस होती हैं, डायरेक्शनल लाइंस होती हैं, बेशक वो आपको विजुअली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन वो डायरेक्शन दे रही होती हैं कि आंख आपकी किस तरह से मूव करेगी एज व्यूअर। तो उन लाइंस के थ्रू एक कन्वर्जेंस को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे जो व्यूअर है वो इम्प्लाइड लाइंस के थ्रू डायरेक्ट होता हुआ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता है और उसको आप एम्फेसाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमने प्रीवियस प्रिंसिपल को देखा, कंट्रास्ट को, वो भी एक एज एलिमेंट इसमें एज डिवाइस यूज हो सकता है एम्फेसाइज करने के लिए। अगर आप किसी कलर को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसी टेक्सचर को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो आप उसको कंट्रास्ट के थ्रू उसको एम्फेसाइज कर सकते हैं। फिर साइज और प्लेसमेंट, ये दो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। अगर आप बहुत स्मॉलर साइज के ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक कॉम्पोजिशन में यूज़ कर रहे हैं और सडनली एक बड़े साइज का ऑब्जेक्ट आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इंट्यूटिवली जो जहन है वो उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि जो इंसानी जहन है उसमें पैटर्न डिटेक्ट करना और किसी और चीज़ को एकदम से परसीव करना उसकी एक कैपेबिलिटी है जहन की। तो आर्टिस्ट बेसिकली इस कैपेबिलिटी को मैनिपुलेट करता है थ्रू कॉम्पोजिशन। इसी तरह सिलेक्टिव कलरिंग एक टेक्निक है जो कि फोटोग्राफी में बहुत इस्तेमाल होती है, कि उसमें आपने देखा होगा इस तरह के एग्जांपल्स में कि जहां बैकग्राउंड जो है उसको ब्लैक एंड वाइट रखा जाता है और एक सर्टन कलर को सिर्फ दिखाया जाता है, येलो या रेड कलर को, जिससे फौरन जो अटेंशन है वो उस कलर की तरफ जाती है और वो एक पॉइंट ऑफ एम्फेसिस बन जाता है, वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर बन जाता है, जबकि जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो उसको सबऑर्डिनेट करते हैं। इसी तरह आप फोकस से भी डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करते हैं कि अगर आप शार्प फोकस में कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और कुछ को ब्लर रखेंगे, तो जो विजुअल परसेप्शन है, ह्यूमन विजुअल परसेप्शन, उसमें जो शार्प फोकस चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एम्फेसिस की तरफ उनका एप्लीकेशन होता है, इम्प्लीकेशन होता है, जबकि जो ब्लर आपको नजर आ रहा होता है विजुअल परसेप्शन में वो आप इग्नोर करते हैं और उसकी तरफ आप, वो पेरिफेरी पे रहता है, उसकी तरफ अटेंशन फोकस नहीं होता। इसी तरह से अगर आप किसी कॉम्पोजिशन में डिफरेंट फोकल पॉइंट्स क्रिएट करते हैं या कोई फोकल पॉइंट क्रिएट नहीं करते और उसको ऑर्गेनिक रहने देते हैं, तो भी वो एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। आइए डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। ये एग्जाम्पल आप देखिए, ये एक पेंटिंग है जिसमें आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि एक वास्ट फील्ड है जिसको आर्टिस्ट ने कैप्चर किया है, लेकिन आपकी इमीडिएट अटेंशन जिस चीज़ पे फोकस होती है वो ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि फोरग्राउंड पे आपको नजर आ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, और इनकी तरफ आपकी अटेंशन इसलिए फोकस होती है क्योंकि ये एम्फेसाइज्ड हैं, इनको आर्टिस्ट ने एम्फेसाइज किया है और उसने जो टेक्निक इसमें यूज़ की है वो आइसोलेशन है। क्योंकि आप पूरी पेंटिंग को जब एनालाइज करें तो जो विजुअल फील्ड आपका कवर हो रहा है, इसमें जो डेप्थ आप देख रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंट्रास्ट कर रही हो इसके साथ या आइसोलेटेड हो। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म आपको
एक फील्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये दो एलिमेंट्स जो कि वाइट के अंदर आपको फोरग्राउंड पे नजर आते हैं, ये फौरन एक उस सारे पर्सपेक्टिव से आइसोलेटेड हैं। तो इस आइसोलेशन के थ्रू आर्टिस्ट ने जो है वो एम्फेसिस को क्रिएट किया है। ये आप एक और एग्जांपल देखें, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इम्प्लाइड लाइंस के थ्रू और डायरेक्शनल लाइंस के थ्रू कन्वर्जेंस को क्रिएट किया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड्स दोनों साइड से डायगोनल लाइंस जो हैं, जो कि आपको उस तरह से रजिस्टर नहीं होती विजुअली, लेकिन बाय इम्प्लीकेशन आप उस ढलान को देख सकते हैं, स्लोप्स को देख सकते हैं, जो कि कन्वर्ज कर रही हैं सेंटर में। तो इस तरह भी आपकी जो आई की मूवमेंट है वो सेंटर की तरफ फोकस हो जाती है, और आर्टिस्ट ने डायरेक्शनल लाइंस के थ्रू इसमें एम्फेसिस क्रिएट किया है। इसी तरह ये एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है रेम्ब्रेंट की, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट का यूज है ऑन सब्जेक्ट, जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसको जिस तरह से बाकियों से मुनफरिद किया गया है, ये एक हाई कंट्रास्ट के थ्रू एम्फेसिस क्रिएट किया गया है। और ये टेक्निक उस दौर में पेंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन थी, क्योंकि इससे फौरन आर्टिस्ट के पास ये एबिलिटी आ गई कि वो व्यूअर को किस तरह से डायरेक्ट करेगा उसकी अटेंशन थ्रू मेंटेनिंग कंट्रास्ट या हाई कंट्रास्ट। एक और एग्जांपल आप देखिए, इसमें जो एनॉमली है उसको यूज किया गया है एज अ डिवाइस फॉर एम्फेसिस। एनॉमली एक ऑड वन आउट को एक्सप्लेन करती है। जब आप एक चीज जो रेगुलरली आप देखते हैं, अगर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट आप देखेंगे तो आपको फौरन उसकी तरफ आप माइल होते हैं, उसको के ऊपर फोकस करते हैं अपनी अटेंशन, और ये एक एम्फेसिस का टूल बन जाता है। तो इसमें जो ग्रेप्स के कलर्स आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी परसेप्शन में नॉर्मल एवरीडे व्यूअर को ये नजर नहीं आते। तो इस वजह से यहाँ पे एनॉमली को डिवाइस बनाया गया है एम्फेसिस के लिए। फिर ये आप एग्जाम्पल देखें, इसमें साइज जो है वो एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है। जो फोरग्राउंड पे आप फ्रूट देख रहे हैं उसका जो साइज है और जो बैकग्राउंड पे है उसमें फर्क है। गो के ये एसिमेट्रिकली बैलेंस्ड है, मगर जो इसके अंदर साइज की वेरिएशन है उसकी वजह से एम्फेसिस जो है वो आपका फोरग्राउंड पे रहेगा। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। उसके लिए ये एग्जाम्पल आप देखें, जहाँ पे सेंटर में इस बोर्ड को दिखाया गया है, तो जो इसकी प्लेसमेंट है सेंटर में वो ऑटोमेटिकली क्योंकि आपका विजुअल फील्ड जो है उसके सेंटर की तरफ आपकी परसेप्शन कन्वर्ज हो जाती है इसको देखते ही, तो ये इसकी प्लेसमेंट एक डिवाइस बन जाती है फॉर एम्फेसिस। इसी तरह फ्रेमिंग में आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, जिसमें जो फ्रेम है वो एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, और आप ताजमहल को देख सकते हैं बैकग्राउंड में, और आपको ये इजीली समझ में आता है कि इस फ्रेम के अंदर देखना है। तो ये एक आर्टिस्ट की इंटेलिजेंट एफर्ट है कि वो किस तरह से फ्रेमिंग के थ्रू एम्फेसिस क्रिएट करता है। इसी तरह ये एग्जाम्पल में आप देखिए कि जो फेस के फीचर्स हैं वो शार्प हैं, जबकि बैकग्राउंड ब्लर है, जिसकी वजह से आपको विजुअल डेप्थ भी एक नजर आती है, और आपका फौरन जो अटेंशन है वो फेस पे फोकस होता है। वो ब्लर और शार्प फोकस की वजह से एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है। सिलेक्टिव कलरिंग की ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल हुआ है, जबकि जो क्रिकेट बॉल है उसका जो एक्सट्रीम राइट पे आप जो रेड कलर देख रहे हैं उसकी वजह से फौरन अटेंशन जो है वहां पे फोकस होती है। इसी तरह ये एक एग्जांपल है जहां पे कोई फोकल पॉइंट्स नहीं है सच, लेकिन ओवरऑल कॉम्पोजिशन की वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। इस पेंटिंग में जो आर्टिस्ट ने एम्फेसिस क्रिएट किया है वो उसकी यूनिटी को देखने के लिए, उस पूरी तस्वीर को एक ही दफा परसीव करने के लिए उसने कोई फोकल पॉइंट नहीं रखा। तो इस तरह से आर्टिस्ट जो हैं वो एम्फेसिस की डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं। आइए अब एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि किस तरह बच्चों को आप एम्फेसिस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनके आर्ट वर्क्स में।
है।